ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमने अपनी लास्ट क्लास में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, दैट इज़ आइज़ा 402। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि भाई आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कब सोचेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? जब आप बोलेंगे कि एक इदारा कोई काम किसी और इदारे से करवा रहा है, सही है, तो वो हो गई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी लाइन आइटम पे अगर इम्पैक्ट है तो मुझे सोचना होगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के किसी सिग्निफिकेंट लाइन आइटम पे यानी सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे या अकाउंट बैलेंस पे उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोवाइडेड सर्विसेज का इम्पैक्ट है, तो मुझे ये सोचना होगा कि भाई उसके ऊपर कंट्रोल्स क्या लगे हुए हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप ऑडिट करने से पहले क्या असेस करते हैं? रिस्क। और रिस्क असेसमेंट के अंदर एक कंट्रोल रिस्क भी आता है, तो वो कहता है पहले कंट्रोल्स को समझ लो। तो आप पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंट्रोल समझने जाएंगे भी तो आपको एक बात तो डेफिनेटली समझ आएगी ना कि कुछ कंट्रोल्स आपके पास होंगे ही नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल्स कहाँ मौजूद होंगे? थर्ड पार्टी के पास, दैट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने स्कोप डिस्कस कर लिया था अच्छे से। फिर हमने कहा कुछ ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि बैंक है, वो आपकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो एक पेमेंट प्रोसेस कर देता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शन के ऊपर पेमेंट प्रोसेस कर देता है, वो पेमेंट की जो बनने की स्कीम है या जितने भी पीछे रिलेटेड कंट्रोल्स हैं वो तो आप ही के पास हैं, तो इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो आपकी इंस्ट्रक्शन पे सिर्फ पैसे पे करेगा। तो क्या यहाँ पे मुझे ISA 402 लगाने की नीड है? नहीं है। मैंने सिक्योरिटी ब्रोकर को बोला कि भाईजान एक काम कर, मेरे बिहाफ पे तू सिक्योरिटीज परचेज कर ले। अब भी नहीं है, तो ये बात समझने की है। सही जी। अच्छा खैर, अब आपको बखूबी पता होगा कि जब हम कभी भी ऑडिट करते हैं तो हम करते हैं एक असेसमेंट जिसका नाम क्या है? रिस्क असेसमेंट। सही है जी, वो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। अच्छा, रिस्क असेसमेंट के वक्त हम कहते हैं कि भाई जब आप रिस्क असेसमेंट करेंगे तो उसमें एक और चीज़ कंसिडर करेंगे जिसका नाम है इंटरनल कंट्रोल्स। इंटरनल कंट्रोल्स को क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो दो सूरत हाल होंगी। सही जी, या तो कंट्रोल का डिजाइन इफेक्टिव होगा या तो कंट्रोल का डिजाइन इफेक्टिव नहीं होगा। अच्छा, डिज़ाइन इफेक्टिवनेस का मतलब यह है कि भाई कंट्रोल जिस मकसद के लिए लगाया गया था वो वाकई ऐसा कंट्रोल है जो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर ले। अब एक बेसिक एग्जांपल है कि अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल मैं क्रेडिट लिमिट सेट करने का एक मेरा कंट्रोल है, तो वो क्रेडिट लिमिट सेट करने का कंट्रोल इसलिए है ना ताकि बैड डेट्स ना हो, प्रॉपर असेसमेंट हो। ऐसा ही है ना? तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि मैंने कहा ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड बैड डेट्स। सही जी, ऑब्जेक्टिव है टू अवॉइड बैड डेट, इसके ऊपर कंट्रोल लगा हुआ है। सही जी, कि क्रेडिट लिमिट सेट होती है और चेक होती है, ये कंट्रोल लगा हुआ है। अच्छा, बट क्रेडिट लिमिट सेट होती है या चेक होती है, ये सेट और चेक करता है एक सेल्स क्लर्क। सेल्स क्लर्क यानी एक मामूली सा बंदा। पहले बताओ क्या ये कंट्रोल है? यस, कंट्रोल तो है, पर इसका डिजाइन सही नहीं है। क्यों? पहले तो इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। एक बंदा जिसको फाइनेंशियल के एनालिसिस करने आते हो, किसी बंदे की क्रेडिट असेसमेंट करने आती हो, तो वो इस काम के लिए सूटेबल है। तो ये तो है ही नहीं, ये तो कोई जूनियर बंदा है। तो क्या ये किसी की असेसमेंट कर सकता है? कैश फ्लो समझ आएंगे इसको? कभी नहीं आएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आएंगे? नहीं आएंगे। यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, कंपनी की बात हो रही है। तो एक तो कह दिया कि भाई इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है। दूसरा, ये सेल्स पर्सनल है। ये क्या है भाई? सेल्स पर्सनल है। भाई सेल्स पर्सनल तो बोलेगा आओ ले जाओ ताकि इसके टारगेट्स मीट हो जाएं।
ये सेल को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगा, तो ये कंट्रोल का डिज़ाइन इफेक्टिव नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि भाई कंट्रोल फारेग है, यानी ये डिज़ाइन सही नहीं हुआ। इसके बरक्स में ये कहूँ कि एक बंदा है जो कि एक क्रेडिट डिपार्टमेंट का बंदा है, जो कि एक अच्छा खासा क्वालिफाइड ACCA बंदा है, क्या वो इस काम के लिए लायक है? यस। तो हम कहेंगे कि भाई कंट्रोल का होना अलग बात है, उसका डिज़ाइन इफेक्टिव होना अलग बात है। हो सकता है कि पूरे प्रोसेस में ये कंट्रोल ही गायब हो, तो आप कहेंगे कंट्रोल प्लेस इन नहीं है, जो कि होना चाहिए। ये भी बात मुझे समझ आती है। ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लैरिटी है, जल्दी बताओ। तो पहला मकसद तो ये होता है पहले कंट्रोल का डिजाइन समझें। अच्छा, अब कहानी से कहानी मिलेगी। कंट्रोल का डिजाइन समझने के बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कंट्रोल्स डिजाइन, दूसरा स्टेप क्या होता है कि मैं कंट्रोल्स को क्या करूंगा? टेस्ट करूंगा। ऐसा ही है, जब मैं कंट्रोल को टेस्ट करूंगा तो फिर दो सूरत हाल निकलेंगी, या तो वो ऑपरेट हो रहे होंगे इफेक्टिवली, या तो वो ऑपरेट नहीं हो रहे होंगे इफेक्टिवली। अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब देंगे कि अगर मेरे कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा, ऐसा है? अगर मेरे कंट्रोल ऑपरेट नहीं हो रहे इफेक्टिवली तो मेरा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अगर मेरा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा तो आप मुझे बताएं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर आप काम करेंगे ज़्यादा, ताकि आपका डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए। तो ये पूरी कहानी चलती है ऐसे। तो सिमिलरली ऊपर अगर बात करूं कि डिज़ाइन इफेक्टिव है, तो यहाँ पे आपका फ़िलहाल रिस्क क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने रिलाय कर लिया, पहले मैं टेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको अगर कंट्रोल्स पे रिलाय करना होगा तो यू नीड टू टेस्ट द कंट्रोल। क्लैरिटी है? अच्छा भाई, फिर हमने कहा कि कंट्रोल का डिज़ाइन अगर इफेक्टिव नहीं है तो मेरा रिस्क क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, मुझे एक बात और समझाते हैं, जहाँ पे कंट्रोल्स नहीं है तो क्या मैं उसकी टेस्टिंग करने जाऊँगा? क्यों? है ही नहीं तो टेस्ट क्या करूँगा? तो दैट मीन्स के पे दूसरा सवाल तो आता ही नहीं है। अब आए वापस आएगा 402 पे आ जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि भाई आपने तो कंट्रोल्स के डिज़ाइन को समझना है ना, तो कंट्रोल के डिज़ाइन को समझने के लिए पहली बात तो ये है कि आप तो इस इदारे में वो वाले कंट्रोल समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो कंट्रोल मौजूद कहाँ हैं? थर्ड पार्टी के पास, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो इसलिए वो कहता है सबसे पहले, जो बातों बातों में मैंने सिखा दिया आपको, सबसे पहले आप नेचर ऑफ सर्विस समझें कि कौन से नेचर की सर्विस सामने वाला आपको दे रहा है, कौन से नेचर की सर्विस आपको सामने वाला दे रहा है। अब यहाँ पे एक समझने की बात है, हम सबसे पहले कह रहे हैं कि आप अंडरस्टैंड करें नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। अच्छा, अब नेचर ऑफ सर्विस में क्या क्या आ सकता है भाई? क्या वो आपके बिहाफ पे पेरोल प्रोसेस कर रहा है? ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी चीज, क्या वो आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टेब्लिश कर रहा है? समझिएगा एक एक करके। अच्छा, मैं ऑब्वियसली एटलस फंड्स का ऑडिटर हूं, सही जी। ये है म्यूचुअल फंड्स। ये क्या है भाई? म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, म्यूचुअल फंड क्या करता है? क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पहले अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस लेनी होती है ना, कि बिजनेस कैसे चलता है। मैं एक इंडिविजुअल हूं ना अगर, या मैं कंपनी हूं, तो लेट से ये एक इंडिविजुअल है, ये अपने पैसे इन्वेस्ट कर देगा म्यूचुअल फंड में, सही जी। तो म्यूचुअल फंड क्या एंट्री बनाएगा? बैंक डेबिट और यूनिट होल्डर फंड क्रेडिट। अच्छा, यूनिट होल्डर फंड बेसिकली एक इस इदारे की तो इक्विटी है, बट ये इसको वापस करना है। किसको वापस करना है? यूनिट होल्डर को। तो लेट से हमने कहा 100 रुपये आ गया,
तो हमने कहा इस फंड में 100 रुपये ये आ गया और UHF आ गया 100 रुपये, सही है। अच्छा भाई, अब ये फंड क्या करेगा, ये फंड है, म्यूचुअल फंड है, ये फंड क्या करेगा, इस पैसे को, प्लीज सुनिएगा, इस पैसे को ना इन्वेस्ट करेगा, इस पैसे को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। तो एक एंट्री बनाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट 100 रुपये से। बैंक तो एसेट है ना, किसका एसेट है, फंड का एसेट है ना, बिल्कुल एसेट है ना, ये फंड का एसेट आ गया और ये यूनिट होल्डर के पैसे आ गए इक्विटी में। जैसे कंपनी का शेयर होल्डर होता है ना, फंड का यूनिट होल्डर होता है, वहां पे शेयर होल्डर होता है, यहाँ पे यूनिट होल्डर होता है। क्लैरिटी है? यस, इक्विटी यूनिट होल्डर्स को कहते हैं, यानी UHF कहते हैं उसको हम नाम। जैसे होता है ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यहाँ पे बनता है स्टेटमेंट ऑफ मूवमेंट इन यूनिट होल्डर। ये लगाए हुए पैसे हैं। अब लेट से आप समझें कि इसको 10 यूनिट इशू किए हैं, एक कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए इसको 10 यूनिट इशू किए हैं। तो 10 यूनिट इशू करने का मतलब है कि एक यूनिट, या इसको हम यूं कर लेते हैं 20 यूनिट्स इशू किए हैं, तो एक यूनिट कितने का हो गया, 5 रुपीज पर यूनिट। ऐसा ही है। अब प्लीज कहानी समझिएगा, कहानी समझिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, फंड की, जो कि म्यूचुअल फंड है। कौन सा फंड है, म्यूचुअल फंड है। कहानी से कहानी मिलानी है आज, बहुत एग्जांपल देके आज। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ गया, तो इन्वेस्टमेंट हो गई होगी डेबिट, सही है जी, और पीएनएल में इनकम हो गई होगी क्रेडिट, लेट से 20 से, लेट से 20 से। अब होता क्या है, वैसे आपका तमाम प्रॉफिट कहां पे जमा होता है, लिख के बताओ, जल्दी लिख के बताओ, तुम बताओ। रिटेन अर्निंग में। प्रॉफिट कहां जमा होता है, रिटेन अर्निंग में। यहां पे ये प्रॉफिट यूनिट होल्डर फंड में चला जाता है, क्योंकि ये पैसा किसका है, यूनिट होल्डर्स का है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ये कमाई के बाद प्लीज सुनिएगा, ये कमाई के बाद मैं एंट्री बनाऊं, तो मैंने कहा मेरी इन्वेस्टमेंट 120 पे आ गई और UHF कितने का हो गया, 120 का। मैं मजे की आपको बात बताऊं, अब आपके पास UHF 120 का हो गया ना, यूनिट्स अभी भी कितने हैं, 20। एक यूनिट कितने का हो गया, 6 रुपए का। इसको हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, NAV। इसको हम क्या कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मतलब है पर यूनिट इतने का चल रहा है। तो पहले तो सर 5 रुपए का था, अब कमाया ना। अच्छा, अब अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूंगा इसमें, तो मैं कितने पे करूंगा, 6 रुपए पे, क्योंकि अब वो मेरे लिए कॉस्ट होगी। अब जो कमाई होगी उसके बाद होगी। ये बेसिक फिनोमेना है। ओके जी, तो यहां तक तो समझ आ गया कि यूनिट होल्डर फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग कैसे होती है। अच्छा, मैं इंडिविजुअल हूं, ऐसे हजारों कंपनियां म्यूचुअल फंड में पैसे डालती हैं। म्यूचुअल फंड क्या करता है, उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करके उनको रिटर्न देता है। जाहिर सी बात है, उसके लिए फी चार्ज करता है, अभी उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। पहले अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस दे दी मैंने कि बिजनेस क्या करता है, कौन, म्यूचुअल फंड। अच्छा, अब जिस फंड का मैं ऑडिट करने जाता हूँ ना, जिसका नाम है एटलस फंड्स, मैं इनके पास गया, मैंने बोला भाईजान एटलस फंड्स, मुझे आप एक काम करें, बहुत सुकून से सुनना, ये एग्जाम्पल कनेक्टिविटी इसमें। मैंने कहा म्यूचुअल फंड भाई, आप मुझे एक काम करें ना, मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दें। उसने बोला हम तो आपको नहीं दे सकते। तो मैंने कहा भाई एंगेजमेंट लेटर में फिर क्या लिखा है, एंगेजमेंट लेटर में फिर क्या लिखा था आपने कहा था तो आप हर चीज़ देंगे, आप सारे कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करेंगे, वो जो फ्रॉड और एरर होने से रोके। उसने बोला भाई मसला ये है कि हमने अपना पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है ना, वो हमने आउटसोर्स किया हुआ है किसको, एक XYZ थर्ड पार्टी को, एक XYZ थर्ड पार्टी को। सही जी। हमने बोला अच्छा भाई वो थर्ड पार्टी कौन है, उसने बोला भाई हमारी सर्विस प्रोवाइडर है। मैंने कहा भाई सर्विस प्रोवाइडर तो है, पर ये जो तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, बहुत सुकून से समझना, बहुत सुकून से समझना। मैंने कहा ये जो तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, सही जी, कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये कौन डिसाइड करता है। उसने बोला कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करना है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, वेयर टू इन्वेस्ट, ये कौन डिसाइड करता है। उसने बोला कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट कमेटी। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट कमेटी बोले तो, बोल रहा है इन्वेस्टमेंट कमेटी मतलब हमारी यूजर एंटिटी की, म्यूचुअल फंड जो है ना एटलस फंड्स, उसकी। तो मैंने कहा भाई फिर उस तक बात कैसे पहुंचती कि अकाउंटिंग क्या करनी है। बात समझिएगा, बेहतरीन बात है ये, सुनना। उसने बोला कि भाई इन्वेस्टमेंट कमेटी डिसाइड करती है
कि XYZ कंपनी के शेयर्स परचेज करना है, सही है जी, और इतनी क्वांटिटी परचेज करनी है, तो जाहिर सी बात है हम एक डिसीजन लेंगे। अच्छा, ये डिसीजन ये मेक श्योर कर रहा है कि अनऑथराइज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये क्या लगा दिया गया? कंट्रोल। ये क्या लगा दिया गया? अच्छा, इसको हम कहते हैं कंट्रोल एट यूजर एंटिटी लेवल। क्या कहते हैं? कंट्रोल एट यूजर एंटिटी लेवल। यानी अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी नहीं गया, एक चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं गई, अभी डिसाइड हुआ है कि क्या परचेज करना है, शेयर्स परचेज करने हैं। अच्छा, मैंने कहा ये बताओ कि हम तो अकरेंस भी देखना चाहते हैं ना कि ट्रांजैक्शन अकर हुई है, तो मैंने कहा कौन सा बंदा ऑथराइज है जो कि ब्रोकर को बोलेगा हमारा फंड मैनेजर है, फंड मैनेजर को ये रेजोल्यूशन जाती है, क्या जाती है भाई? रेजोल्यूशन। क्योंकि ऐसी बात है आप बड़े हो गए तो हम वो सेल्स वेल्स की एग्जाम्पल से बाहर आ जाएंगे, थोड़ा हाई लेवल बातें करेंगे ना, ताकि एग्जाम में भी तो हाई लेवल ही आएगा ना, तुम्हें समझ तो है। खैर, हमने कहा फंड मैनेजर को रेजोल्यूशन जाती है कि इतने इतने शेयर्स परचेज करने एस के। फंड मैनेजर क्या करता है? एक रिपोर्ट बनाता है जो कि ब्रोकर के फॉर्मेट पे होती है, ब्रोकर को बोलता है, एडवाइस करता है ब्रोकर को क्या करता है? ये एडवाइस करता है कि इस कंपनी के इस कंपनी के इस कंपनी के इस कंपनी की इतनी क्वांटिटी परचेज कर लो, इतनी क्वांटिटी परचेज कर लो। और जब ये फंड मैनेजर कर लेता है, तो वो ईमेल करता है, किसको? ब्रोकर को। किसको ईमेल करता है? ब्रोकर को। अभी तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई चीज आई? जल्दी बताओ, ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई चीज आई? जल्दी बताओ यार। नहीं आई, कोई भी नहीं आई, कोई भी नहीं आई अब तक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हिट ही नहीं हुई, क्योंकि ये तो बना ही नहीं रहे, वो तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। अच्छा, आगे सुनिएगा कहानी। ब्रोकर को चली गई। अच्छा, ब्रोकर की तरफ से ना एक एडवाइस आती है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है। वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक फाइल होती है। ब्रोकर वो फाइल देता है जिसके अंदर बोलता है ये स्क्रिप्ट्स आपने परचेज की हैं, ये क्वांटिटी है, उसकी ये वैल्यू है। यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे टोटल क्या आ जाती है? वैल्यू। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, बात समझिएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फंड मैनेजर है ना, जगह बनाते हैं, ये फंड मैनेजर उठा के ये रिपोर्ट दे देता है आपको, ये सर्विस प्रोवाइडर को। किसको देता है भाई? सर्विस प्रोवाइडर को। अच्छा, सर्विस प्रोवाइडर के पास एक बंदा ऑथराइज है जिसको ये रिपोर्ट जाती है। अब कहानी से कहानी देखना, अब क्या आ गया? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर के पास एक अकाउंट्स मैनेजर है, सही है जी, प्लीज सुनिएगा, एक अकाउंट्स मैनेजर है जिसके पास ये हैं, क्या लिखा है मैंने? एक्सेस राइट्स हैं कि वो सिस्टम में इस फाइल को अपडेट करेगा, अपलोड करेगा। फाइल को क्या करेगा? अपलोड करेगा। आप मुझे बताते हैं ये कंट्रोल कहां लगा हुआ है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बाद। मैं नाम बता देता हूं, आईटी माइंड्स। आईटी माइंड्स करती ये है कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स है ना, उनका सारा अकाउंटिंग का हिसाब किताब उसने रखा हुआ है, क्योंकि उसने इतना प्यारा सिस्टम डेवलप किया हुआ है जो दिन के दिन की कैलकुलेशन करके दे रहा होता है। क्योंकि इनको क्या करना होता है, हर दिन की नैव रिपोर्ट करनी होती है म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मुफाब पे। तो इतना एफिशिएंट सिस्टम रेदर देन म्यूचुअल फंड्स खुद बनाए, उन्होंने क्या कर दिया इसको? आउटसोर्स। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, आप लोग सोच, क्योंकि आगे ऐसी बातें लिखी हुई हैं तभी मैं इतनी डिटेलिंग कर रहा हूं। कोई तुम्हें, मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई चैलेंज करता हूं इतना कोई डिटेल में बता दो तुम्हें, मैं तो खुद कर रहा हूं ना, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं कंट्रोल्स को बहुत ड्रिल डाउन करके देखता हूं। सुनना, अब होता क्या है, ये सिस्टम अगर मैं खुद बनाऊंगा ना, उसमें एरर के चांसेस ज्यादा हैं। अगर वेल स्टेब्लिश सिस्टम है तो क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होता है? यस। तो क्या हम ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आउटसोर्स करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि आपके पास अगर वो वेल स्टेब्लिश सिस्टम नहीं होते तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हो जाता है। पर इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आउटसोर्स हो गया तो कंट्रोल्स नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। तो पहला कंट्रोल ये कि एक्सेस राइट्स हैं। एक्सेस राइट्स का मतलब ये है कि एक बंदे के पास एक्सेस है अपलोड करने का। अच्छा, इससे पता है, एक हम तो ऑडिट असर्शन वाइज करते हैं ना,
ऑडिट किस वाइज करते हैं, असर्शन वाइज। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, हाँ फाइल ये वाली जो ब्रोकर की तरफ से आई है, ये रही इलेक्ट्रॉनिक फाइल आई है ना ब्रोकर की तरफ से। अच्छा, अब इसका सिस्टम ऐसा बना हुआ है क्योंकि इन्होंने डिजाइन किया है ना आईटी सिस्टम, वो क्या करेगा अपने बैक ऑफिस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर क्या कर देगा, अपलोड कर देगा। अच्छा, बैक ऑफिस अकाउंटिंग सिस्टम BOAS हम कहते हैं, BOAS हम ये कहते हैं, BOAS बनाया हुआ है आईटी माइंड्स ने, जिसको वो कहते हैं बैक ऑफिस अकाउंटिंग सिस्टम। इसके अंदर एक मॉड्यूल लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें ये लोग फाइल प्लग इन करेंगे किस नाम पे, बहुत सारे फंड्स होंगे ना, कितने फंड्स होंगे, बहुत सारे होंगे। तो इसके पास एक्सेस राइट्स है कि भाई ये एटलस में, एटलस फंड्स के उसमें जाके ये फाइल अपलोड करेगा। अच्छा, यहाँ पे जब फाइल ऑटोमेटिकली अपलोड होगी, इसके पास उस वैल्यू को चेंज करने के राइट्स नहीं है, तो क्या इससे मेरी वैल्यूएशन असर्शन भी कंट्रोल में आती है? अच्छा, आपका रिस्क क्या होता है, मैं आपको असर्शन वाइज सिखाऊंगा। अच्छा, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं कंट्रोल पूरी दुनिया में सिखाता रहूंगा आपको, जब जब ऑडिट करेंगे कंट्रोल की बात करते रहेंगे, ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड पे चलता रहे। क्या इससे कौन सी असर्शन वेरीफाई हुई, वैल्यूएशन असर्शन। अच्छा, वैल्यूएशन असर्शन जाहिर सी बात है आप ऑडिट करते हैं असर्शन वाइज, कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, जब ये फाइल आई वहां से, जब ये फाइल वहां से आई, मैं आपसे पूछता हूँ क्या इसमें मुझे कोई चेंज करने का इख्तियार है? नहीं। तो क्या मेरी वैल्यूएशन असर्शन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आती है? क्या ये यहाँ पे टेस्ट और डिटेल कर रहा हूँ या अभी मैं कंट्रोल्स देख रहा हूँ, कंट्रोल्स देख रहा हूँ कि क्या लगे हुए। अच्छा सुनना, जैसे ही इसने अपलोड किया तो एक तो कंप्लीटनेस भी इंश्योर हो गई, दूसरा वैल्यूएशन भी। कंप्लीटनेस कैसे इंश्योर हुई भाई? अगर रहते दिन मैं मैनुअली एक एक करके डालूंगा, इससे अच्छा क्या है, पूरी फाइल हो जाएगी। बात समझ आती है? अच्छा खैर आगे सुनिएगा, ये फाइल अपलोड हो गई, सारी सिक्योरिटीज बैक ऑफिस अकाउंटिंग सिस्टम में, भाई मैंने OGDC के शेयर खरीदे, मैंने PPL के शेयर खरीदे, मैंने HBL के शेयर्स खरीदे, मैंने EFU के शेयर्स खरीदे, सारे लाइन से आ रहे हैं और मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू भी आ गई। जब मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का लेजर खोल के देखा बैक ऑफ द साइड पे, तो टोटल वैल्यू भी आ रही है। फिर यहाँ पे एक कंट्रोल लगा हुआ है, प्लीज सुनना, जब इसने अपलोड किया ना, तो अपलोडर के बाद एक चेकर है जो सीनियर मैनेजर है, सीनियर मैनेजर अकाउंट्स है, SM है। वो सीनियर मैनेजर क्या करता है, वो सीनियर मैनेजर क्या करता है, डे एंड के ऊपर उसको एक फाइल मिलती है। कहां से सर? उसको फाइल मिलती है AMC से, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, जिसके ये फंड्स हैं, जिसके ये फंड्स हैं, ये तो सर्विस प्रोवाइडर है ना। वो इसको बोलता है भाईजान मैंने ब्रोकर को ये बेचा था, तुम देखो ब्रोकर की तरफ से तुम्हारे पास ये आया, और एक रिकंसिलिएशन बनाओ। क्या बनाओ? रिकंसिलिएशन बनाओ। इस रिकंसिलिएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? नहीं, अब देखें, आप ऑडिट की जबान में बात करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ना, फाइल आई AMC से किसको? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को। सही जी। एक हो गई कौन सी फाइल? ब्रोकर वाली। एक हो गई कौन सी फाइल? ब्रोकर वाली। ऐसा ही है। दूसरी फाइल कौन सी हो गई? AMC वाली। वो कहता है डे एंड पे इन दोनों के बीच में क्या बना लेना भाई? अच्छा, रिकंसिलिएशन बनाने से क्या मेरी एक्यूरेसी असर्शन, क्या मेरी कंप्लीटनेस असर्शन दोनों वेरीफाई होती हैं? ऐसा है। और मेरी एक एग्जिस्टेंस की असर्शन भी वेरीफाई हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है, बच्चों के कंट्रोल लगाए जाते हैं अपने मकसद को अचीव करने के लिए। मकसद क्या होते हैं? असर्शंस को मैच रखना, कि भाई असर्शंस पप्पू चल रही हैं। पहले बताओ, एक पूरी ट्रांजैक्शन समझ आई कि वो किस तरीके से करते हैं। अच्छा, अब एक मजे की बात हो सकता है, प्लीज सुनना तुम लोगों, मजे की बात है, हो सकता है कि अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन पे ये हो जाए कि भाई मेरी शेयर की प्राइस चेंज हो जाए। हो सकती है, हो सकती है शेयर प्राइस चेंज हो जाए। तो जब शेयर प्राइस चेंज हो जाए तो इसका मार्क टू मार्केट का गेन है, फेयर वैल्यू गेन है, वो सही रिकॉर्ड हुआ, हजारों सिक्योरिटीज परचेज की हुई होंगी, वो कैसे इंश्योर होता है? पहली बात तो ये है। तो हमने कहा ब्रोकर हमें एक कंबाइंड शीट बेचता है सिक्योरिटी वाइज, कि इस सिक्योरिटी का रेट है, इस सिक्योरिटी का रेट है, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा एक एक डालूंगा। भाई 1000 स्क्रिप्ट खरीदी हुई है तुमने, 500 स्क्रिप्ट खरीदी हुई, एक एक को पंच करोगे, उसमें एरर के चांसेस क्या होते हैं?
ज़्यादा होते हैं। तो मुझे आप एक बात बताओ, इन्होंने फिर एक ब्रोकर ने शीट भेजी इसको बना के, जैसी बात है उनके पास एक रेट आ रहे होते हैं, उनके पास रेट आ रहे होते हैं ना ब्रोकर के पास कि भाई ये इसका रेट चल रहा है, वो भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइट से उठा लेगा, वो आपको कंबाइंड शीट देगा, वो रेट शीट आप क्या करेंगे अपने सिस्टम में, क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। वो सिस्टम में अपलोड करेंगे तो क्या वो फेयर वैल्यू का गेन ऑटोमेटिकली निकाल देगा आपको? यस, एक सिक्योरिटी का तमाम सिक्योरिटीज़ का, तमाम सिक्योरिटीज़ का। अच्छा, फिर ये तो हो गया एक मेकर, जो एक बंदा है जो अपलोड करेगा। फिर कौन होगा उसके पीछे? चेकर। चेकर क्या करेगा? वो सैंपल बेसिस पे मैच करेगा हर सिक्योरिटी का तकरीबन फेयर वैल्यू, कि क्या फेयर वैल्यू सैंपल बेसिस पे मैच हो रही है पीएसएक्स की साइड से या नहीं हो रही है। ये भी एक्यूरेसी को वेरीफाई कर रहा है, वैल्यूएशन असर्शन को। बात समझ आ रही है? तो ये कंट्रोल्स होते हैं। पर अब मैं तुमसे पूछूं, कुछ कंट्रोल्स कहाँ लगे हुए हैं? यूजर एंटिटी पे। कुछ कंट्रोल्स कहाँ लगे हुए हैं? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे। ऐसा ही है? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, ऐसा है? जल्दी बताओ प्लीज, प्लीज यार जल्दी से। कुछ कंट्रोल्स लगे हुए हैं यूजर एंटिटी पे, कुछ कंट्रोल्स लगे हुए हैं कहाँ पे? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे। तो मेरे भाइयों, ये स्टैंडर्ड, एक लफ्ज समझाने के लिए मैंने इतनी लंबी की है, ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि देयर आर सम कंट्रोल्स दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स। कौन से कंट्रोल? तो ये स्टैंडर्ड ये कहता है, जरा ये भी देख लेना कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो अपने दिमाग में रख के बैठी हुई है कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स इधर भी लगे हुए होंगे असल यूजर एंटिटी पे, क्या वो भी सही है या नहीं है। तो यानी इसका मतलब ये है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हुए ये नहीं भूल जाना कि उसी सर्विस के रिलेटेड कुछ कंट्रोल्स यहाँ भी हो सकते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड डिसीजंस सब यहाँ होते हैं, उसकी अकाउंटिंग कहाँ होती है? वहाँ होती है। बात समझ आती है? ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, यहाँ तक बात की क्लैरिटी है? यस, मुबशिर कह रहे हैं सर क्या कंट्रोल्स ऑफ यूजर एंटिटी विल बी कॉम्प्लीमेंट्री? यस, तभी तो उसका नाम कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एडिशनल कंट्रोल्स हैं। क्योंकि अकाउंटिंग कौन कर रहा है? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, एटलस फंड्स ने अपनी पूरी अकाउंटिंग किसको की हुई है? आउटसोर्स की हुई है। तो अकाउंटिंग पूरी वहाँ होती है। तो अकाउंटिंग के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कंट्रोल्स क्या होने चाहिए? वहाँ होने चाहिए। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कंट्रोल है भी वहाँ पे। अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक खाली, फिर मैं आपसे जवाब लेता हूँ आपके। एक और एग्जाम्पल सुन के समझ लेना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन हो गई ना। क्या आपका रिस्क है? हम EYMS को कहते हैं व्हाट कुड गो रॉन्ग, WCGW, व्हाट कुड गो रॉन्ग। लिख देता हूं, व्हाट कुड गो रॉन्ग। ये हम लोग कहते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं? रिस्क होते हैं। अच्छा, आप जब भी किसी कंपनी का ऑडिट करो ना, या पेपर में बैठे हो, तो जैसी बात है आपको इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती, तो मैं कोशिश करूंगा कि हर इंडस्ट्री का छोटा छोटा केस आपको बताता रहूँ, क्योंकि कल को आपको कोई केस चिपक गया और आपने उसका ऑडिट नहीं किया हुआ तो आप फंस जाओगे। तो बीइंग अ टीचर मेरा काम है कि भाई मैं आपको अवेयर रखूँ कि ये चलता है। तो अभी हमने म्यूचुअल फंड उठाया हुआ है, कल को मैं बैंक उठा दूंगा, तो मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देता रहूँगा कि भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, कि कौन से कंट्रोल्स होने चाहिए। खैर, हम बोल रहे हैं कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल एक न्यू यूनिट होल्डर आना चाहता है, एक न्यू यूनिट होल्डर आना चाहता है, आप बीइंग एन ऑडिटर क्या सोचते हैं? और बीइंग अ मैनेजमेंट अगर होती तो क्या सोचती, क्या रिस्क हो सकता है? हाँ जी, पहला मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि आप लोग अवेयर नहीं है ना, दिमाग खुलेगा आपका। पहला रिस्क ये हो सकता है कि हो सकता है कि उसके पैसे जो आ रहे हों वो मनी लॉन्ड्रिंग से आ रहे हों। वो तो यहाँ पैसा डाल के वाइट कर देगा, नहीं ये बात समझ है ना। तो आपका एक AML का रिस्क हो गया, एक AML का रिस्क हो गया आपका, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। तो आप क्या करते हैं, जब वो बंदा आता है ना तो उससे एक फॉर्म फिल करवाते हैं। किसी ने बैंक में अभी रिसेंटली अकाउंट खुलवाया है? आप लोगों ने खुलवाया होगा, फॉर्म जा रहे हो अभी तो ऐसी बात है, अकाउंट खुला होगा। अच्छा, आपने उसमें अपनी इंफॉर्मेशन दी होगी, कौन कौन से फॉर्म भरे थे? 3-4 दिन। वैसे सोचो तो सही, नाम तो याद करो।
सोर्स ऑफ इनकम बताई थी उसमें, बताई थी ना, वो बेसिकली आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है। सोर्स ऑफ इनकम में आप लिखते हैं कि भाई मैं कितने पैसे कमाता हूँ, सही है, सोर्स ऑफ इनकम लिखते हैं, सही है जी, फैमिली बैकग्राउंड लिखते हैं, सारी चीज़ें लिखते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम आ रही है आपकी 20,000, सही है, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे डाल दिए, सही है जी, कोई यहाँ पे 20 मिलियन, तो ये कहीं से मैच नहीं होता, सही है जी, ये मैच नहीं होता। तो क्या ये एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है? इसको हम कहते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग, STR। ये हम स्टेट बैंक को रिपोर्ट कर देते हैं। सेविंग तो बेटा 20,000 में क्या सेविंग करेगा? तो घर में तुम ही नहीं, तो तुम क्यों जमा कराने आए हो पे अपने नाम पे? तुमसे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे कि तुम्हारे पैसे कहाँ से आए, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वो डॉक्यूमेंट होंगी। चलो खैर, समझने की बात यही है, रिस्क होता है, इसे रिस्क है क्योंकि अगर इन्होंने इससे कंप्लाई नहीं किया तो इनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, तो इसके ऊपर ये कंट्रोल होना चाहिए। पहला चीज़, अब सुनना मेरी बात, अब मैं तुम्हें एक एक करके चीज़ सिखाता हूँ। दूसरा रिस्क यूनिट्स सोचेंगे तो समझ आएगा ना। यूनिट्स गलत नैव पे इशू हो जाएं, ये भी रिस्क हो सकता है कि पैसे मिले ना हो, यूनिट्स इशू हो जाएं। नहीं, ये बात समझ, रिस्क है ना, पैसे ना मिले हो, यूनिट इशू हो जाएं। तो समझने का मतलब ये है कि एक तो मनी लॉन्ड्रिंग का फॉर्म है। अब मैं आप सबसे पूछूं, आपने बता दिया तो मजा आ जाएगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो रिस्क है AML का, ये यूजर एंटिटी के पास होगा या IT माइंड्स के पास, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास होगा? सोच के बताना, सोच के बताना, लिख के बताओ जल्दी यार, तुम लोगों के लिए करवा रहा हूँ इतना डिटेल, अभी तो चैप्टर पे नहीं आया मैं वापस। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास, गलत। मैंने आपको क्या कहा था, वो अकाउंटिंग करती है, यूजर एंटिटी के पास होगा। आप दिमाग लगाएं भाई, जब तक उसको तो मैं क्या बोलूँगा, भाई ये यूनिट होल्डर आ गए, फॉर्म भेजूंगा, एंट्री कर दे। नहीं, ये बात समझ, उसको मैं क्या बोलूँगा, भाई ये यूनिट होल्डर आ गए, एंट्री कर दे। क्योंकि यूनिट होल्डर चल के इस एटलस फंड्स की ब्रांच में जाएगा या ऑनलाइन एप्लीकेशन से पैसे ट्रांसफर करेगा, फॉर्म वगैरह भर के, तो वो चीज़ें उसको तो नहीं पता ना। ये सारे कंट्रोल्स यूजर एंटिटी पे लगे हुए कि भाई ऑनबोर्डिंग का क्या प्रोसेस है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मेरा रिस्क क्या दूसरा, कि यूनिट्स रॉन्ग नैव पे इशू हो जाए, तो इसके पीछे कंट्रोल ये लगाया हुआ है, इसके पीछे कंट्रोल ये लगाया हुआ है, यहां पे लिखते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक्स लास्ट डे नैव फॉर इशुएंस। यानी सिस्टम में एक IT कंट्रोल है, सिस्टम में कौन सा कंट्रोल है? IT कंट्रोल है, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता। ऐसा ही है, सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है कौन से दिन की नैव, पिछले दिन की। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आज ट्यूसडे, तो मैं ट्यूसडे को इन्वेस्ट करने आया हूं, तो मुझे नैव कौन से मिलेगी? मंडे की, क्योंकि ट्यूसडे का तो बिजनेस क्लोज नहीं हुआ ना, हर एक दिन की इनकम हो रही होती है, तो वो नैव ऊपर नीचे हो रही होती है, ऊपर ही जाती है, राशि बातें कमाते हैं वो लोग। खैर, समझने की बात यह है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली पिक करता है नैव। तो आप मुझे बताओ, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली नैव, फॉर एग्जांपल एक बंदा आया ब्रांच में, उसने बोला कि भाई मुझे जो है 20 मिलियन इन्वेस्ट करना है, तो सिस्टम पता है क्या करेगा? ऑटोमेटिकली नैव उठाएगा, इसको यूनिट्स, इसको नैव से डिवाइड कर देगा। तो क्या नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे? यस, कितने यूनिट इशू होने हैं। अच्छा, ये सारे कंट्रोल्स हैं, किस लेवल पे लगे हुए हैं? यूजर एंटिटी के लेवल पे और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे। बात क्लियर है? अच्छा, अब यही चीज़ मैं पूरा पलंदा बना के, जिसमें यूज़र का यानी यूनिट होल्डर का फॉर्म होगा। ये कहानी किसी वजह से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आगे जाके मैं पूरा कनेक्ट करूँगा। यूनिट होल्डर का फॉर्म होगा, सही है जी, उसकी बैंक रिसीट होगी। ये सारे क्या हैं? सबूत हैं। ये सारे क्या हैं भाई? सबूत हैं, सही है जी।
बैंक रिसीड होगी कि बैंक में पैसे आ चुके हैं, सही है जी। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी इशूड, टू बी इशूड, ये सब होगा। ये पूरा पलंदा बना के मैं किसको भेज दूंगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसा ही है। अच्छा अब तुम मजे की बात देखना यहाँ पे, तुम्हें कैसा, तुम लोग बोलोगे यार सर हमने कहाँ सेल साइकिल पढ़ी थी, परचेज साइकिल पढ़ी थी, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में घुसा दिया, पर गेम समझ आ रही है कि ये चलता है पूरा प्रोसेस। कभी तुम ऑडिट करोगे तो तुम्हें नॉलेज होगी इस चीज़ की, मैं तुम्हें वैसे ही दे रहा हूँ। सुनो, ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास चला गया। अब तुम लोग मुझे बताओगे जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास ये पूरा पलंदा गया, मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या रिस्क हो सकते हैं। रिस्क के गलत पीरियड में अकाउंटिंग हो जाए, हो सकता है या नहीं हो सकता भाई? हो सकता है मैंने मंडे को भेजा और ट्यूसडे को भेजा, उसने 2 दिन बाद रिकॉर्ड किया हो सकता है ना गलत। तो इसके लिए आप खुद दिमाग लगा के बताओ क्या कंट्रोल हो सकता है। सोच के बताना यार, दिमाग चलाना। अभी फाइनल में आ गए हो, अभी बिल्कुल भी बच्चों वाली बात नहीं, जल्दी बताओ भाई। मतलब मकसद समझो, ब्रांच से उड़ के डॉक्यूमेंट चले गए किसके पास, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास। अब मुझे ये क्योंकि अकाउंटिंग तो ये कर रहे हैं ना भाई, अकाउंट रिपोर्टिंग के कंट्रोल यहाँ है, रिपोर्टिंग के कंट्रोल यहाँ है। तो रिपोर्टिंग के कंट्रोल के अंदर मुझे बताओ कि डिले नहीं हो, सही पीरियड में रिकॉर्ड, कट ऑफ भी तो तुम्हारा रिस्क है ना। तो मुझे बताओ सही पीरियड में रिकॉर्ड हो, उस पर क्या कंट्रोल होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें बताता हूं। और कंप्लीटनेस का, एक तो गलत पीरियड हो पहला, और दूसरा कंप्लीटनेस, तीसरा एक्यूरेसी या वैल्यूएशन। तीनों बातें कर लेते हैं। चलो पहले गलत पीरियड की और कंप्लीटनेस की बात कर लेते हैं। इसको उठाया और इसको उठाया। जैसे इस बच्चे ने कहा रिकंसिलिएशन बिटवीन फॉर्म्स रिसीव्ड एंड एंट्रीज रिकॉर्डेड। क्या कहते हो? अगर मैं दिन के आखिर में रिकॉर्ड बना लूं कि कितने फॉर्म रिसीव हुए और कितने फॉर्म रिकॉर्ड हो गए, तो क्या मुझे कोई मिसिंग चीज़ होगी सामने आ जाएगी, हाँ या नहीं? तो क्या मेरी कंप्लीटनेस वेरीफाई होती है, कट ऑफ वेरीफाई होता है? तो मुझे आप एक बात बताएं, कंप्लीटनेस। और अच्छा यही तुम वहाँ पे करते थे कि देखते थे कि भाई जितने GDN है उतनी इनवॉइसेस बन गई, तो भाई इसको इस पैरामीटर में ले आओ ना, सोचने का सलीका डेवलप करो। पर मुझे बेवकूफ़ बनाना हो ना, देखो मैंने पहले यहाँ से तुम्हें शुरू किया था, GDN से, यहाँ से शुरू किया था मैंने, जब मैंने ये बताया ना अवॉइड बैड डेट्स, पर मैंने बीच में बोला यार क्या तुम्हें मतलब ये घिसी पिटी एग्जाम्पल दूंगा, मैं तुम्हें उतार दिया म्यूचुअल फंड के ऊपर। पहले तो कहानी समझ आती है। तो खैर ये हो गया। अच्छा तुम लोग मुझे बताओ एक्यूरेसी असर्शन को वेरीफाई करने का तरीका क्या है कि सही अमाउंट से अकाउंटिंग हुई है, उसकी सही अमाउंट से अकाउंटिंग हुई है। वो बोलेगा कि भाई वो एंट्री करेगा इन चीजों को देख के, और उसको फिर एक रिव्यू भी करेगा। इसको हम कहते हैं मेकर चेकर प्रिंसिपल। अच्छा वहां पे जो कंट्रोल लगे हुए थे वो एंट्री के ऊपर थे, यहां पे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डिंग पे। अगेन कुछ कंट्रोल्स कहां मौजूद हैं, यूजर एंटिटी के पास। कुछ कंट्रोल्स कहां मौजूद हैं? तो क्या आप सब मुझे बताएं, क्या हम आइडेंटिकली सिर्फ और सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल देखेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स भी देखना है? कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स वो वाले कंट्रोल जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन समझती है कि उन्होंने लगाए हुए होंगे, हमें लगाने की नीड नहीं है। क्योंकि तुम मुझे बता दो मजे की बात, क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इस बात की पंचायत करेगी कि कितने पैसे आए? करेगी? क्यों? ये कंट्रोल किसने लगाया है? यूजर ने लगाया। क्या AML की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का फॉर्म भरा गया, क्या वो पंचायत करेगी? कंट्रोल किसने लगाया? यानी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम कर रही है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अज्यूम कर रही है कि ये कंट्रोल उधर है। तो अब उसकी अंग्रेजी समझाता हूँ, 2-3 लाइनें समझाने के लिए इतनी लंबी कर दी मैंने, वो बनती भी है, मतलब तुम्हें समझ ही नहीं आता वरना एग्जाम्पल के बगैर। वो कहता है
कि दोज कंट्रोल्स दैट हैज बीन अज्यूम्ड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दैट विल बी प्लेस्ड बाय यूजर एंटिटी एंड दोज आर कंसिडर्ड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रोल्स. वी नीड टू टेस्ट देम, क्योंकि अगर वो समझ रहा है इसने लगाए हुए हैं और इसने लगाए हुए नहीं है तो ये तो रिस्क है. ये क्या है? रिस्क है. तो अगर यहाँ कंट्रोल नहीं है तो वहाँ पे चीज़ गलत जाएगी. तो उसने भले ही कंट्रोल लगाए हुए हैं, जब गलत चीज़ जाती है तो अकाउंटिंग भी गलत होगी. पहले बताओ कहानी समझ आई? ऑल्दो दिस वाज अ कॉम्प्लेक्स केस, क्योंकि जब भी किसी ने अगर नहीं किया हुआ तो मतलब नहीं किया हुआ. गेम समझ आती है? पक्की बात है. चलिए जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, गेम समझ आती है ये वाली? तो खैर इस पूरी बातों में सबने बताना है. जानी सब बताओ जल्दी से. सबको समझ आ रही है बात ये वाली? मुबशिर अहमद, आफाक, अब्दुल्ला. अच्छा अब्दुल्ला कह रहा अभी ही कर रहा सब सर, अब रिस्क मिल गया. अच्छा तुम कनेक्ट कर पाए वैसे? अब्दुल्ला ये बताओ, कनेक्शन बना म्यूचुअल फंड से? हाँ, तो तुम्हें ये चीज़ें देखनी है व्हाइल यू आर डूइंग ऑडिट. चलें गुड हो गया. तो ऑब्वियसली ये ऑन हैंड्स एक्सपीरियंस है. जी मैं गया नहीं हूँ म्यूचुअल फंड के ऑडिट पे. हाँ हर साल चेक करता हूँ. अच्छा मुबशिर कह रहे हैं अभी मेरा क्लाइंट खत्म हुआ, तो क्या अगर तुम्हारा मुबशिर क्लाइंट खत्म हुआ तो क्या इस अच्छे तरीके से ऑडिट किया या पेल दिया? सवाल ये है. क्योंकि देखो मैं तो जब बच्चा आता है ना मेरे पास तो वो कहता है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. सही है ना? तो अगेन अगर आपने ये चीज़ें पता हैं तो आप इस तरीके से ऑडिट कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर द कंट्रोल्स. मतलब बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो सिर्फ सब्सटेंटिव कर लेते हैं. अच्छा ओके एफएफआर वाले में ये कराया था म्यूचुअल फंड पे. ओके हाँ मैंने एफएफआर में भी म्यूचुअल फंड के लेक्चर डाले हुए हैं ना. चलो गुड है यार, बेहतरीन. तो वहाँ से आपको ये नॉलेज हो गई होगी. गुड गुड, चलो अच्छी बात है. खैर पर वहाँ पे ऑडिट पैरामीटर नहीं थे, यहाँ पे ऑडिट के पैरामीटर भी हैं. खैर यहाँ तक समझ आती है बात. चलो अब मैं उतारता हूँ आयजा 402 से कनेक्शन. वो कहता क्या है? वो कहता ये है कि जब आप किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने जाएं जिसने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया हो, आप पहले नेचर ऑफ सर्विस समझें. यहाँ पे नेचर ऑफ सर्विस क्या था मेरी एग्जाम्पल में? पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाती है. सही है. फिर वो कहता है उस नेचर ऑफ सर्विस को समझने के बाद ये देखो उस नेचर ऑफ सर्विस का किस किस लाइन आइटम पे इम्पैक्ट है. यहाँ पे किस किस लाइन आइटम पे इम्पैक्ट है? सब पे. किस किस लाइन आइटम पे इम्पैक्ट है? सब पे. बात क्लियर है? पक्की बात है. मैं आगे चल रहा हूँ. देखो ये रहा, ये बनाया हुआ बाबू मैंने. सुनना, ये सोच रहा है, ये तुम्हारी तरह है. सुनो वापस. पहला क्या है? सर्विस. दूसरा उस सर्विस का कौन कौन सी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे इम्पैक्ट है. मेरी एग्जांपल में कहाँ कहाँ इम्पैक्ट है? पूरे एफएस पे, क्योंकि पूरे एफएस के कंट्रोल उसके पास है. पर कुछ कंट्रोल्स यहाँ हैं, कुछ कंट्रोल्स वहाँ हैं. फिर तीसरी चीज कहता है यू नीड टू इवेल्युएट द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन. यू नीड टू इवेल्युएट डिग्री ऑफ इंटरेक्शन. फिर मैंने कहा यार ये तुम लोगों को अगर सिंपल में अंग्रेजी रीड करवाता ना, मैं आता बोलता डिग्री ऑफ इंटरेक्शन ये वो, तुम बोलते भाई पता नहीं क्या बोल रहा है यार. डिग्री ऑफ इंटरेक्शन का मतलब ये है कि कितना फ्रीक्वेंटली आप एक एक ट्रांजैक्शन पे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. अब इसको आसानी से समझाता हूं. मेरी पूरी एग्जांपल में क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर तकरीबन एटलस फंड्स और आईटी माइंड्स आपस में कनेक्ट होते हैं? क्योंकि यहां पे अप्रूवल होता है, वहां पे रिकॉर्डिंग होती है. यहां पे अप्रूवल होता है, वहां पे रिकॉर्डिंग होती है. पहले बताओ मेरे बच्चों, तुम सब बात समझ आ रही है? यस, डॉक्यूमेंट इंटरेक्शन है. तो आप खुद सोचें जब ज्यादा इंटरेक्शन है तो रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल यहां भी लगे हुए हैं. ऐसा है. इसके बरक्स ये सोचो, मैं ये कहूं किसको? आईटी माइंड्स को, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, तुम्हारे हवाले ये कंपनी आती हूं, जो करना है करो. तो क्या लेवल ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है कम है? कम है. तो रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपकी देख रेख ही नहीं होती. कॉन्सेप्चुअली बात समझ आती है? तो दिस वाज द रीजन बिहाइंड. मैंने पूरी एग्जांपल सिखाई, पूरी एग्जांपल सिखाई. वो एग्जांपल का सिखाने का मकसद ही यही था कि आपको एक बात समझ आए यार कि चल क्या रहा है. क्लैरिटी है? चलिए जी ऑनलाइन मतलब पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? जल्दी से. ओके तो मैं इसको रीड कर रहा हूं ये वाला. डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एक्टिविटीज ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ द यूजर एंटिटी. अच्छा वो क्या क्या रहा है देखो. डिग्री ऑफ इंटरेक्शन रेफर्स
to the extent which a user entity is able to and elects implement effective controls over the processing performed by the service organization। वो बोल रहा है कि भाई डिग्री ऑफ इंटरेक्शन का ज़्यादा का मतलब ये है, ये एक्सटेंड को डिटरमाइन करता है कि जो ट्रांजैक्शंस वो रिपोर्ट कर रहा है उस पर मैं किस हद तक इख्तियार रखता हूँ। बात समझ आई? अब तुम तसव्वुर करो, मैं सिर्फ रीड करता ही है, तुम्हें कभी ज़िंदगी में समझ नहीं आता, पर आई होप ऑनेस्टी से बता दो ये कहानी इसके साथ ये कनेक्ट हो गया। ये बड़ी बेहतरीन बात थी, इसमें क्लैरिटी है। अच्छा अब आगे फिर वो कहता है अच्छा अभी हम क्या कंट्रोल को टेस्ट कर रहे हैं या अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं कि नेचर ऑफ सर्विस क्या है, उस नेचर ऑफ सर्विस का मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किस किस लाइन आइटम पे इम्पैक्ट है, डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन क्या है, और फिर कंट्रोल्स को हेड बाय हेड समझना वो अलग कहानी है। क्या बोलेंगे बताएं, इन्वेस्टमेंट पे क्या कंट्रोल्स हैं, यूनिट होल्डर पे क्या कंट्रोल है, आ रहा है जा रहा है इस पे क्या कंट्रोल है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं। क्लैरिटी है? चलें जी, ओके गुड। अब फिर वो बोलता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप समझ लें आप, मतलब ये रीड भी नहीं करें तो आपसे मेरी बात सुनेंगे तो हम कनेक्ट कर लेंगे इससे, सही है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप समझें बिटवीन द यूजर एंटिटी एंड दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या, ये तो बात नहीं समझ आ रही। वो कहता है कि आप देखें इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या है। अच्छा एग्रीमेंट में अगर ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि तुम तो अभी ऑडिट करने गए हो, रिस्क असेसमेंट चल रही है, अभी ऑडिट शुरू नहीं हुआ, कंट्रोल टेस्टिंग होनी है, कंट्रोल टेस्टिंग से पहले कंट्रोल को समझना है, तो उसको समझने के लिए पहले आपने सिर्फ सर्विस को समझा, वो देखा कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, इंटरेक्शन क्या होता है, क्लियर है। फिर वो बोलता है ये समझ लो इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन क्या है। रिलेशन का मतलब ये है क्या कोई सर्विस लेवल एग्रीमेंट हुआ हुआ है जो इस बात की निशानदेही करे कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे जाके यूजर एंटिटी का ऑडिटर चीजें चेक कर पाए, क्या उसको अथॉरिटी है, क्या ये अलाउड है। अच्छा तुम मुझे बता दिया ना, मजा आ जाएगा। अगर वो वहां जा नहीं सकता और उसके पास कोई कंट्रोल्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये क्या है, स्कोप लिमिटेशन। सर्विस के ऑडिटर को रिक्वेस्ट करने के लिए भी तो परमिशन चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो एक है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक ऑडिटर है जिसका नाम है सर्विस ऑडिटर। तो वो कहता है पहले ये देख लो जानी कि क्या आपका ये एग्रीमेंट है कि आपको वो अलाउ करे क्या वहां जाके वो डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर पाए जो कि इस कंपनी के रिलेटेड है। क्लैरिटी है? दूसरी चीज वो कहता है कि क्या आप जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑडिटर से बात कर सकते हो। बात क्लियर है? अच्छा तीसरी चीज, या तो इसको बताना है अच्छा बैठिया। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि तीसरी चीज ये है कि क्या आपको इस एग्रीमेंट में ये दिखावा मिलता है कि सामने वाली कंपनी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट देगी। इसका मैं मतलब समझाता हूँ। टाइप 1 का मतलब क्या है मैं सिंपल बताता हूँ। देखो दो चीजें, आपका ओवरऑल मकसद क्या है मेरे बच्चों, कंट्रोल्स को समझना। अब कंट्रोल सीधा जबान में कंट्रोल समझ कैसे सकते हो, खुद वहां जाके सर्विस ऑडिटर को पकड़ के, क्योंकि उसने तो डॉक्यूमेंटेशन की हुई होगी। अच्छा दो चीजें हो गई। तीसरी चीज टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट। मैं बताता हूँ टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है। टाइप 1 रिपोर्ट के लिए हम जब डिटेल में इसको करेंगे वो करेंगे ISAE यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट में 3402 में जो सेकेंड वॉल्यूम है आपका। वो पता है क्या कहता है, जरा सुकून से बात समझें। वो कहता यह है कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का सर्विस ऑडिटर है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑडिटर को कह के अपने कंट्रोल्स पे रिपोर्ट लेती है, अपने कंट्रोल्स पे रिपोर्ट लेती है। अच्छा बात समझिएगा, कंट्रोल्स पे क्या रिपोर्ट लेती है। अच्छा वो क्या करेगा सर्विस ऑडिटर, जरा बात समझिएगा। वही बता रहा हूं ना, देखो ये आ गया सर्विस ऑडिटर, किसका है ये, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। ये है यूजर एंटिटी, हम क्या कहलाते हैं,
यूजर ऑडिटर। अब जरा ये बड़ी टेक्निकल बात है, सर्विस ऑडिटर वैसे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देता है ना, किस पे ओपिनियन देता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। बट जो ISAE 3402 एक नया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट है, ये अश्योरेंस तो देता है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं देता, कंट्रोल्स पे देता है। सुनना सुनना सुनना, अभी पूरी कहानी सुनाता हूँ ना, फिर सारी मैं बातें करता हूँ, सही है? कंट्रोल्स पे देता है। पता है ये कैसे रिपोर्ट बना के देगा आपको? सुनना, यहां पे लिखा होगा इन्वेस्टमेंट, इस पे आ रहा होगा कौन कौन से कंट्रोल्स हैं, ये कंट्रोल्स आ रहे होंगे। अच्छा, कंट्रोल से पहले क्या आ रहे होंगे? ऑब्जेक्टिव। अब बात समझिएगा, वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की रिकॉर्डिंग पे ये कंट्रोल लगे हुए, जो मैंने आपको पीछे कहानी सुनाई वो लाजमी इसके लिए सुनाई थी कि भाई ब्रोकर से एक शीट आती है अपलोड होने के लिए जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, नो वन इज ऑथोराइज्ड टू पार्क एनीथिंग इन दैट फाइल, लिमिटेड एक्सेस राइट्स हैं। जब वो अपलोड करता है तो एक बंदा उसको मैच भी करता है, फिर रिकंसिलिएशन बनती है उस फाइल से जो कि AMC बेचती है, फंड्स बेचते हैं। तो इससे क्या मेरी कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, ये सारी असर्शन वेरीफाई होती हैं, हाँ या नहीं? ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल होगा। वो बोलता है ये ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर ये कंट्रोल लगे हुए, इसके ऊपर ये कंट्रोल लगे हुए हैं, क्या ये डिजाइन इफेक्टिव है या नहीं है, साइन करके दे देगा। ये हो गई टाइप 1, ये हो गई टाइप 1 रिपोर्ट, एक तरीके की रिपोर्ट। अच्छा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये हो गई टाइप 1 रिपोर्ट। अच्छा, मैंने कहा अगर तुम लोग मुझे बताना ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर तुम एफिशिएंटली उस इदारे पे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने जो इनके लिए कंट्रोल लगाए हुए देखना चाहते हो तो खुद जाके देख लो, लंबी कर लो, या तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस ऑडिटर से टाइप 1 रिपोर्ट ले लो। क्या तुम्हें यही कंट्रोल्स इन्वेस्टमेंट पे दिख जाएंगे, हाँ या नहीं? अच्छा, दूसरा, क्या यूनिट्स की इशुएंस पे दिख जाएंगे, यूनिट्स की रिडम्पशन पे दिख जाएंगे, पेमेंट आउट, पेमेंट इन पे दिख जाएंगे? बिल्कुल दिख जाएंगे। क्या मेहनत करनी होगी या रिपोर्ट से काम चल जाएगा? अब उस रिपोर्ट पे काम क्या करना है वो आगे की बात है, उस रिपोर्ट पे काम क्या करना है वो आगे की बात। अभी तो मैं तरीका सिखा रहा हूं कि आप कंट्रोल को समझ कैसे सकते हैं, और वो एक अलग बात है कि आपको कंट्रोल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या इस जगह पे ये कंट्रोल सही है भी या नहीं भी। 3 बातों में फर्क समझ आता है? अभी आपका मकसद क्या? कंट्रोल्स को समझना। समझने के कितने तरीके हैं? 3। पहला, या तो सारी इंफॉर्मेशन यहीं होगी यूजर एंटिटी के पास, हो सकता है वो अकाउंटिंग मैनुअल्स या कंट्रोल मैनुअल भेजता हो, हर इदारे के अपने SOPs होते हैं ना, तो वो पूरा मैनुअल भेज दे तो यहीं से समझ लोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये नहीं करता तो वहाँ जाके समझ लोगे। तीसरी चीज़ क्या कर लोगे? सर्विस ऑडिटर से बात कर लोगे। और आखिरी चीज़, आप टाइप 1 रिपोर्ट ले लोगे। टाइप 1 रिपोर्ट में होता क्या है? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल्स, क्या वो डिज़ाइन है सही या नहीं है। क्या तुम मुझे बताओ, क्या ये सर्विस ऑडिटर उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट दे रहा है या उसके उन कंट्रोल्स पे रिपोर्ट दे रहा है जो इसके लिए रेलेवेंट है? जो इसके लिए रेलेवेंट है, किसके लिए? यूजर एंटिटी के लिए। अच्छा, अब आ जाएं, एक रिपोर्ट होती है टाइप 2 रिपोर्ट। सुनना क्या करता है ये बोलेगा फिर इन्वेस्टमेंट है, क्या आएगा सबसे पहले? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के आगे क्या लिखेंगे भाई? इस मकसद को अचीव करने के लिए कंट्रोल क्या लगाया हुआ है, क्या ये डिजाइन सही है या नहीं है। और फिर TOC भी करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करेगा और बताएगा कि ऑपरेट सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फर्क है? वहां टेस्टिंग नहीं करेगा, यहाँ टेस्टिंग भी करके देगा।
और ये भी बताएगा कि क्या कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्या करेगा, ये भी बताएगा कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। पर अब मैं तुमसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए पहले स्टेज के ऊपर टाइप 1 रिपोर्ट भी काफ़ी है इसे समझने के लिए। हाँ, अगर तुम ये समझ के सब्सटेंटिव करने जाओगे, जब परफॉर्मिंग स्टेज पे जाओगे, तो क्या फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा। तो इससे अच्छा क्या होता है, जब आप रिपोर्ट ले ही रहे होते हैं तो आप बोलते हैं यार टाइप 2 दे, पर डिपेंडिंग अपॉन के सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने सर्विस ऑडिटर से कौन सा ऑडिट करवाया है। अगर टाइप 2 रिपोर्ट है ही नहीं तो लेके क्या करोगे? मतलब लॉजिकल बात है। नहीं, हम तो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते ना। अच्छा हाँ, आईटी माइंड वाले की बात होनी है। सुन, क्या कह रहे हो? हाँ, एग्रीमेंट में होगा ना। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, जब मैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीमेंट करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ भाई मेरा काम तुम्हें दे रहा हूँ मैं, तो तुम्हें पैसे भी दे रहा हूँ, फीस भी जाती है ना, ऐसे थोड़ी ना फ्री में करेगा मेरे लिए। तो मैं उससे मुआहदा करता हूँ कि तुम्हें सर्विस ऑडिटर से कंट्रोल्स पे ओपिनियन भी लेना है, तो भाई उस पर डिपेंड, तभी तो बोल रहा है एग्रीमेंट रीड कर लो ना दोनों के बीच में। अगर उस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि टाइप 1 रिपोर्ट मिलेगी, टाइप 2 रिपोर्ट मिलेगी, तो मतलब मिलेगी। अगर टाइप 2 रिपोर्ट का तस्करा नहीं है तो मतलब नहीं मिलेगी। तो तुम्हें किसके साथ जीना पड़ेगा? टाइप 1 के साथ। और अगर टाइप 1 का भी नहीं लिखा हुआ तो बेटा खुद जाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? तो लॉजिक समझ आई इसके पीछे क्या है, कि तुम्हें अगर कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो तुम्हें क्या क्या करना है, जल्दी बताओ। खुद जा सकते हो, सर्विस ऑडिटर से बात कर सकते हो, और तीसरा टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट ले सकते हो। हाँ, अलबत्ता ये भी हो सकता है कि उसके अकाउंटिंग मैनुअल्स इनके पास पड़े हुए हों। किसके पास? यूजर एंटिटी के पास। तो यहीं से खोल के देख लेना। इन एनी केस तुम्हारा मकसद क्या है? कंट्रोल को टेस्ट नहीं करना, अंडरस्टैंड करना। टेस्टिंग तो इसके बाद है। तो पहले बताओ जानी, क्लास में क्लैरिटी आई? और जब तुम जो रीड करोगे ना वो तुम्हें समझ आ रहा होगा वहाँ पे, वो इतना कॉम्प्लेक्स है, उसकी पूरी सीक्वेंस है, ताकि तुम्हें पूरा वहाँ पे आके लैंड करा दिया। क्लैरिटी है? सही है जी। ऑनलाइन वाले उसको यहाँ तक रखें, क्योंकि आगे जाऊँगा तो ये तुम्हारे लिए बाउंसर हो जाएगी। सही है जी। चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।